नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो भावनाओं, फैसलों और फिर उनके नतीजों के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास स्वाति काले की किताब लव जिहाद, अर्पिता की कहानी का एक डिटेल्स चैप्टर बाय चैप्टर समरी है। इसे अभिषेक पटेल ने तैयार किया है। तो आज हम इसी सारांश, इसी समरी के बेस पर अर्पिता की कहानी की परतें खोलेंगे। देखिए, ये किताब लव जिहाद टाइटल इस्तेमाल करती है, जो अपने आप में एक बहुत, आप जानते, विवादास्पद और संवेदनशील शब्द है। आज हमारा इरादा इस शब्द पर कोई बहस करना या इसके अलग अलग मतलबों में जाना नहीं है। हमारा ध्यान पूरी तरह से स्वाति काले की किताब में अर्पिता की कहानी के तौर पर क्या पेश किया गया है, जैसा कि हमें सारांश में बताया गया है, बस उसी पर रहेगा। हम सिर्फ सोर्स में दी गई जानकारी और उसके नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। तो तैयार है? चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सारांश हमें अर्पिता के जीवन के बारे में क्या बताता है। कहानी का पहला पड़ाव आता है अध्याय 1 में, कच्चा फैसला। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अर्पिता से और उसकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आता है। सारांश के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अर्पिता की जिंदगी में जुबेर नाम का एक लड़का आता है। बताया गया है कि जुबेर का व्यवहार शुरू में बहुत अच्छा था, बेहद लुभावना। वो बहुत प्यार जताता है और उसकी बातें अर्पिता को बहुत सच्ची लगती हैं, तो जाहिर है वो उसकी तरफ खिंचती चली जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सारांश इस बात पर जोर देता है कि अर्पिता के परिवार ने और शायद समाज के कुछ और लोगों ने भी उसे चेतावनियां दी थीं। पर इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अर्पिता अचानक ही जुबेर से शादी करने का फैसला कर लेती है। ये कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट लगता है ना? आपको क्या लगता है, इस जल्दबाजी के फैसले का क्या महत्व है कहानी की शुरुआत में? बिल्कुल, ये फैसला एक तरह से कहानी की बीव रखता है और सारांश जिस तरह परिवार और समाज की चेतावनियों का जिक्र करता है जिन्हें अनदेखा किया गया, वो अक्सर दिखाता है कि कैसे अंदरूनी भावनाएं, मतलब इमोशंस, और बाहरी सलाह के बीच एक टकराव होता है। जब कोई इंसान, खासकर युवा, किसी के आकर्षण में होता है तो बाहरी चेतावनियां कई बार वो बेअसर सी लगती हैं। ये कच्चा फैसला, जैसा कि अध्याय का नाम ही है, ये एक तरह से परिणामों की चिंता किए बिना लिया गया एक भावनात्मक कदम लगता है और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, और यहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ जाती है। अगला अध्याय है अर्पिता से अर्शिया। शादी के फौरन बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं लगता। अर्पिता का नाम बदलकर अर्शिया रख दिया जाता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि सारांश बताता है, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये उसकी पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी धार्मिक आस्था, सब पर एक तरह का सवाल खड़ा करने की शुरुआत थी। सारांश में साफ तौर पर कहा गया है कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। ये व्यक्तिगत पहचान को मिटाने और बाहरी दबाव के मुद्दे को सामने लाता है, जिसे किताब इसी रूप में पेश करती है। ये दिखाता है कि कैसे रिश्ते की शुरुआत में किए गए वादे बाद में पहचान बदलने की मांग में तब्दील हो सकते हैं। नाम और पहचान बदलने का ये दबाव, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके बाद कहानी और गहरी होती है तीसरे अध्याय में, दहकती सच्चाई। यहाँ आकर सारांश के अनुसार जुबेर का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। उसका वो असली चेहरा, जैसा कि सारांश कहता है, वो सामने आ जाता है। वो प्यार और अपनापन जो पहले था, वो अब गुस्से, तानों और यहाँ तक कि मारपीट में बदल जाता है। अर्पिता को धीरे धीरे ये कड़वा सच समझ आने लगता है कि शादी से पहले जो कुछ भी था वो शायद सिर्फ एक दिखावा था, एक छलावा। ये बदलाव कितना अचानक था? क्या सारांश इस पर कुछ कहता है? एकदम से हो गया ये सब। सारांश इस बदलाव को काफी नाटकीय रूप में दिखाता है। पहले बहुत ज्यादा प्यार जताना और फिर अचानक व्यवहार में इतनी बड़ी गिरावट आना, मतलब गुस्सा, ताने, हिंसा, ये पैटर्न, जैसा सारांश पे बताया गया है, भावनात्मक शोषण और दुर्व्यवहार वाले कई रिश्तों में देखा जाता है। इसे अक्सर लव बॉम्बिंग के बाद आने वाले दुर्व्यवहार के चक्र से जोड़कर देखा जाता है। किताब इसे एक सोचे समझे धोखे की तरह पेश करती है, जैसे कि शुरुआती प्यार सिर्फ फंसाने का एक जरिया था। और ये पैटर्न, शुरुआती बहुत ज्यादा स्नेह, फिर नियंत्रण और फिर दुर्व्यवहार, ये सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है। ये भावनात्मक हेरफेर का एक जाना-माना तरीका है। इसे समझना जरूरी है। ये सुनना ही भयानक लगता है और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। चौथा अध्याय है बढ़ती दुर्दशा। यहाँ से कहानी और भी तकलीफदेह मोड़ लेती है। सारांश बताता है कि अब आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह का शोषण शुरू हो जाता है।
जुबैर उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा देता है। उसे उसके अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जुलने से रोक दिया जाता है। मतलब उसे समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाता है। अर्पिता की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उसे अकेला कर देने की ये रणनीति, ये क्यों अपनाई जाती है आमतौर पर? इसका क्या मकसद होता है? देखिए, पीड़ित को उसके सपोर्ट सिस्टम यानी परिवार और दोस्तों से काट देना, ये नियंत्रण स्थापित करने की एक जानी मानी क्लासिक रणनीति है। सारांश इसी तरफ इशारा करता है। जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो वो भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से हमलावर पर और ज्यादा निर्भर हो जाता है। उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसे लगता है कि मदद के लिए कोई है ही नहीं। इससे शोषण करने वाले की पकड़ और मजबूत हो जाती है और पीड़ित के लिए उस स्थिति से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। डालता है धुंधला सच झूठ। इस पड़ाव पर अर्पिता एक गहरे मानसिक द्वंद्व से गुजर रही है। वो कंफ्यूज्ड है। वो खुद से ही सवाल करने लगती है, क्या उसका शुरुआती फैसला सही था? क्या जुबैर सच में इतना बुरा है या कहीं वो कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही? सारांश बताता है कि जुबैर के लगातार झूठ और बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की वजह से अर्पिता के लिए सच और झूठ में फर्क करना वो नामुमकिन सा हो जाता है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जी हाँ, और ये बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जब किसी व्यक्ति को लगातार झूठ, हेरफेर और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो उसकी वास्तविकता को परखने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। उसे अपनी ही याददाश्त पर, अपनी समझ पर शक होने लगता है। इसे गैसलाइटिंग भी कहते हैं। मतलब पीड़ित को अपनी ही सोच और भावनाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देना। सारांश इस मनोवैज्ञानिक पहलू को प्रमुखता से उजागर करता है कि कैसे लगातार शोषण पीड़ित के आत्मविश्वास को इस कदर तोड़ सकता है कि उसे लगता है शायद गलती उसी की है। क्या सारांश ये भी बताता है कि इस मानसिक उलझन का उसके फैसलों पर क्या असर पड़ा? क्या वो मदद मांगने की कोशिश कर पाई इस दौरान? सारांश सीधे तौर पर यह तो नहीं बताता कि इस उलझन ने उसकी मदद मांगने के प्रयासों को कैसे प्रभावित किया, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। और सोचिए, जब इंसान खुद ही सच और झूठ में फर्क ना कर पाए तो मदद मांगना या अपनी स्थिति किसी को समझाना या और भी मुश्किल हो जाता है। ये उलझन उसे और भी अकेला और फंसा हुआ महसूस कराती होगी, यकीनन। ये वाकई एक दुष्चक्र जैसा लगता है, एक विशेष साइकिल। और छठा अध्याय इसी नाम से है, दुष्चक्र। यहाँ आकर धोखे, हिंसा और अपमान का ये सिलसिला और भी गहरा जाता है। अर्पिता के लिए उसका अपना घर एक कैदखाना बन जाता है। इसी मुश्किल दौर में उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। जाहिर है बच्चों के आने से हालात और भी पेचीदा हो गए होंगे। अब उसे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता सताने लगती है। बच्चों का होना इसकी स्थिति को कैसे बदलता है और मुश्किल हो जाता है। सब बच्चों का होना स्थिति को कई गुना ज्यादा जटिल बना देता है, जैसा कि किताब में दर्शाया गया है। एक तरफ बच्चे पीड़ित के लिए जीने की वजह बन सकते हैं, शायद उन्हें हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की चिंता और उन्हें लेकर भागने या कोई कदम उठाने में जो व्यावहारिक मुश्किलें आती हैं, वो पीड़ित को और भी ज्यादा फंसा हुआ महसूस करा सकती हैं। कई बार हमलावर बच्चों का इस्तेमाल भावनात्मक दबाव बनाने या धमकी देने के लिए भी करते हैं। इससे भागने या मदद लेने का फैसला और भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने सालों की घुटन और निराशा के बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। 7वां अध्याय है फैसले की घड़ी। यहाँ अर्पिता आखिरकार एक बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो अब ये जिंदगी और नहीं जी सकती। वो अपनी 3 बच्चों के साथ उस कैदखाने से भागने की एक खतरनाक योजना बनाती है। सारांश इसे उसका सबसे साहसिक लेकिन साथ ही सबसे जोखिम भरा कदम बताता है। इतने सालों के बाद ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। बिल्कुल, ये वो निर्णायक बिंदु है जहां शायद बर्दाश्त की हद पार हो जाती है, जब जीने की इच्छा या शायद अपने बच्चों को बचाने की इच्छा डर पर हावी हो जाती है। ये कदम एक ही समय में अत्यधिक साहस और गहरी हताशा दोनों का प्रतीक है। इतने सालों के शोषण के बाद अकेले 3 बच्चों के साथ भागने का फैसला लेना ये दिखाता है कि वो किस हद तक टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं लड़ने की हिम्मत बाकी थी। यहां से कहानी एक उम्मीद की किरण की तरफ मुड़ती है। और वो उम्मीद नजर आती है 8वें अध्याय में, दुर्गा माँ की कृपा। अर्पिता की भागने की योजना कामयाब हो जाती है। वो उस घर से निकलने में सफल रहती है। दिलचस्प बात यह है कि सारांश के अनुसार अर्पिता इस कामयाबी का श्रेय माँ दुर्गा की कृपा को देती है। साथ ही उसे समाज के कुछ लोगों
और कुछ सहयोगी संस्थाओं से भी मदद मिलती है। इस पड़ाव पर आस्था और बाहरी मदद का क्या रोल रहा होगा? देखिए, मुश्किल और निराशा के दौर में जैसा अर्पिता का था, आस्था एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ये इंसान को अंदरूनी शक्ति और उम्मीद दे सकती है कि कहीं ना कहीं कोई है जो देख रहा है। सारांश का ये कहना कि अर्पिता इसे माँ दुर्गा की कृपा मानती है, उसकी इसी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दिखाता है। इसके साथ ही बाहरी मदद, चाहे वो कुछ जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिली हो या किसी संस्था से, वो व्यावहारिक रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यह दिखाता है कि पूरी तरह अलग थलग पड़ जाने के बाद भी अगर हिम्मत की जाए तो मदद के रास्ते खुल सकते हैं, शायद देर से ही सही। तो ये दोनों पहलू, आंतरिक विश्वास और बाहरी समर्थन, मिलकर ही शायद उसके सफल पलायन को संभव बना पाए। लेकिन भाग जाना ही काफी नहीं था, है ना? असली लड़ाई तो शायद उसके बाद शुरू हुई। 9वां अध्याय है संतुलन की ओर। यहाँ भागने के बाद की चुनौतियों का जिक्र है। अर्पिता को अब अकेले ही अपने और अपने बच्चों के जीवन को फिर से पटरी पर लाना है। बच्चों की परवरिश, समाज में अपनी जगह और इज्जत वापस पाना, और सबसे मुश्किल, उस भयानक अनुभव से उबरकर अपने मानसिक संतुलन को फिर से हासिल करना। ये सब पहाड़ जैसी चुनौतियां लगती हैं। क्या सारांश इन चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताता है कि कैसे उसने ये सब किया? सारांश इन चुनौतियों का संकेत देता है, हालांकि बहुत विस्तार में शायद नहीं जाता, लेकिन ये स्पष्ट है कि शोषण से बाहर आने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। इसमें सिर्फ शारीरिक सुरक्षा पा लेना ही काफी नहीं होता है। जैसा कि आपने कहा, मनोवैज्ञानिक रूप से उबरना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाना और सामाजिक कलंक या सवालों का सामना करते हुए फिर से समाज में अपनी जगह बनाना, ये सब बेहद मुश्किल कदम है। ये महज एक घटना से उबरना नहीं है, ये एक तरह से पूरी जिंदगी का पुनर्निर्माण करना है। सारांश इसे संतुलन की ओर एक यात्रा के रूप में दिखाता है, जो आसान बिल्कुल नहीं है। और ये सफर अंत में उसे कहाँ ले जाता है? 10वां और आखिरी अध्याय है सकुशल वापसी। अर्पिता आखिरकार अपने मायके, अपने परिवार की छांव में लौट आती है। यहाँ पहुंचकर उसे पूरी तरह से ये एहसास होता है कि प्यार के नाम पर उसने जो फैसला लिया था वो कितना गलत और कितना खतरनाक साबित हुआ। जिन चेतावनियों को उसने कभी नज़रअंदाज किया था, उनका अंजाम कितना भयानक निकला। सारांश ये भी बताता है कि किताब का अंत एक चेतावनी भरे स्वर में होता है, एक नसीहत कि भोली भाली लड़कियां इस तरह के झूठे प्रेम के जाल में न फंसे और सावधान रहें। हाँ, किताब का निष्कर्ष, जैसा सारांश में बताया गया है, बहुत स्पष्ट रूप से एक सबक सिखाने वाला है। ये अर्पिता के व्यक्तिगत दर्दनाक अनुभव को लेता है और उसे एक व्यापक सामाजिक चेतावनी में बदल देता है। कहानी का अंत सिर्फ अर्पिता की वापसी पर नहीं होता, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश करता है ताकि दूसरों को ऐसे अनुभवों से बचाया जा सके। ये कहानी को सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी ना रखकर उसे एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करता है। तो इस पूरी कहानी और इसके विश्लेषण से, जैसा कि हमें सारांश में मिला है, मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? सारांश के आधार पर देखें तो कुछ मुख्य बातें साफ उभरती हैं। पहला और शायद सबसे अहम संदेश यही है कि झूठे प्यार, दिखावे और छलावे में आकर बिना सोचे समझे लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है, खासकर तब जब परिवार या शुभ चिंतकों की सलाह को कनसुना कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। और दूसरा संदेश? दूसरा संदेश जो सारांश जोर देकर कहता है, वो पहचान और धर्म से जुड़ा है। किताब ये प्रस्तुत करती है कि किसी को प्यार के नाम पर अपनी पहचान, अपनी संस्कृति या अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करना, ये सच्चा प्यार नहीं बल्कि एक तरह का षड्यंत्र या एजेंडा हो सकता है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आस्था पर हमले की तरह दिखाया गया है। और तीसरा संदेश जो बार बार आया है पूरी कहानी में? तीसरा संदेश वही है, परिवार और समाज की चेतावनियों का महत्व। सारांश ये बताता है कि इन चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें अक्सर बड़ों का अनुभव, उनकी चिंता और आने वाले खतरे को भांपने की समझ छुपी होती है। कहानी दिखाती है कि इन्हें नजरअंदाज करने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण संदेश हैं जो सारांश प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, और यहाँ एक बार फिर ये साफ करना बहुत जरूरी है, हम दोहराना चाहेंगे कि ये सभी संदेश, निष्कर्ष और पूरी कहानी का चित्रण स्वाति काले की किताब लव जिहाद अर्पिता की कहानी का है, जैसा कि हमें अभिषेक पटेल द्वारा उपलब्ध कराए गए सारांश में प्रस्तुत किया गया है। हमारा काम यहाँ सिर्फ उस स्रोत में दी गई जानकारी और उसके नजरिए को आप तक पहुँचाना था। हम किसी भी दृष्टिकोण का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध।
हमारा उद्देश्य केवल जानकारी को समझना और उस पर निष्पक्ष रूप से चर्चा करना है। तो आज हमने स्वाति काले की किताब लव जिहाद अर्पिता की कहानी के अध्यायवार सारांश के जरिए अर्पिता के सफर को समझने की कोशिश की। ये कहानी, जैसा सारांश बताता है, भावनाओं में बहने, धोखे का शिकार होने, गहरे संघर्ष से गुजरने और अंत में बहुत मुश्किलों के बाद वापसी करने की एक दास्तान है। सही कहा। और ये कहानी जिस तरह से किताब इसे प्रस्तुत करती है सारांश के अनुसार, कुछ गंभीर सवाल भी हमारे सामने रखती है, जैसे कि रिश्तों में विश्वास का आधार क्या होना चाहिए, क्या बाहरी चमक दमक पर यकीन करना चाहिए या इंसान के असली चरित्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए, व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता का किसी रिश्ते में क्या मोल है, सामाजिक दबाव और परिवार की चेतावनियों का हमारे फैसलों पर कितना और कैसा असर होना चाहिए, और सबसे अहम, हमारे एक गलत फैसले के दूरगामी परिणाम कितने गंभीर और तकलीफदेह हो सकते हैं। ये सवाल उठते हैं। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, हर किसी को अपने जीवन और रिश्तों के संदर्भ में। और एक आखिरी ख्याल जो इस पूरी चर्चा से उभरता है, जिसका जिक्र सारांश में सीधे तौर पर शायद न हो लेकिन कहानी के अनुभवों से जुड़ा है, वो ये है कि किसी भी इंसान के जीवन में, खासकर मुश्किल वक्त में, बाहरी सपोर्ट सिस्टम जैसे कि परिवार, दोस्त, समाज की संस्थाएं, इनकी असल भूमिका क्या होती है? क्या ये मदद हमेशा और आसानी से मिल पाती है? और अगर मिलती है तो वो कितनी असरदार होती है? अर्पिता की कहानी, जैसा सारांश में है, दिखाती है कि मदद मिली, लेकिन शायद बहुत देर से और बहुत मुश्किलों के बाद। इस पहलू पर भी सोचा जा सकता है कि हम एक समाज के तौर पर ऐसे फंसे हुए लोगों तक कैसे और जल्दी पहुंच सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त